सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, डबलएओ, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला फसल उत्पादन, ठीक है। फसल उत्पादन से जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा, धान, गेहूं एवं जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी कितनी रखी जाती है? 1 मीटर रखते हैं, 3 मीटर, 6 मीटर या 9 मीटर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 3 मीटर रखी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धान और गेहूं, जौ एक प्रकार का स्वपरागित फसलें हैं, ठीक है। किस प्रकार की हैं? स्वपरागित फसलें। इसलिए इन्हें बीज उत्पादन के लिए उचित जो दूरी रखी जाती है वो 3 मीटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इनमें सभी आवश्यक क्रियाएं जैसे पानी है, हवा है, निराई, निरीक्षण आदि क्रिया संचालित करने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? 150 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 250 किलोग्राम या 300 किलोग्राम? तो यहाँ देख सकते हैं यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। और इस अनुसार 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए हमें 250 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 250 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? तो खरीफ सीजन की आपको फसल का नाम बताना है। गेहूं है, जौ है, चना है या अरहर है? तो देखते हैं, गेहूं, जौ और चना ये तीनों ही रबी सीजन की फसलें हैं। यहाँ पर अरहर जो है ये खरीफ सीजन की फसल है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, किस फसल को ऊंट फसल के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। कौन सी फसल है? बार्ले है, सोरगम है, ओट है या पेडी है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा सोरगम, यानी ज्वार को हम कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे बात करेंगे पूरे विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है प्रथम स्थान और अमेरिका का द्वितीय स्थान है। अगर बात करेंगे हम उत्पादन की दृष्टि से तो उत्पादन में अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर हो जाएगा और भारत दूसरे स्थान पर। क्षेत्रफल पर इंडिया फर्स्ट और उत्पादन में दूसरे रैंक पर, और उत्पादन में पहले रैंक पे अमेरिका हो जाएगा। भारत में बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य है, और उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो महाराष्ट्र करता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सामान्यतः ग्रीष्म और खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल लेते हैं? तो ग्रीष्म में बताना है और खरीफ सीजन में जो वार्षिक पौधे होते हैं कितने दिनों के अंदर इसमें फूल आ जाते हैं? 60 से 70 दिनों में, 70 से 80, 70 से 75, 50 से 60। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 60 से 70 दिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें
80 से 90 दिनों में फल लगने लगते हैं। ठीक है, फूल लगते हैं 60 से 70 दिन में और फल कब लगते हैं 80 से 90 दिन में। अगर हम बात करें कितने दिन में फसल जो है पककर तैयार हो जाती है, तो 100 से लेकर 120 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पडलिंग का काम क्या होता है? जल के पार्कुलेशन कम करना, मृदा को पल्वेराइज करना, या खरपतवार मारना, या क्षेत्र को समतल करना। तो पडलिंग का कार्य बताना इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो पडलिंग का कार्य होता है जल का पार्कुलेशन को कम करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा है, टीजीटी में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे पडलिंग के कारण लीचिंग और पार्कुलेशन से होने वाला जो पानी की हानि है उसको कम कर देता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है पडलिंग की क्रिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ फसलों के नाम दिया हुआ है, एक तरफ जलमांग दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे ज्वार का जो जलमांग है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 450। ठीक है, 450 से 700 यम। सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में, एक मिनट, ज्वार का जो जलमांग है वो हो जाएगा 450 से लेकर 650, और सोयाबीन का जो हो जाएगा दोस्तों 450 से लेकर 700। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। कपास की जलमांग की बात करें तो 700 से लेकर 1300 होता है, ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद मूंगफली की जलमांग जो होती है 500 से लेकर 700 होती है, तो याद रखेंगे ये सेकंड के साथ चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम मिलान कर लेंगे तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो है 3 के साथ, फिर 1 के साथ, 2 के साथ, फिर फोर्थ के साथ। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ज्वार की जलमांग आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आवरण फसलें कौन सी हैं? प्याज है, लहसुन है, अलसी है, या लोबिया? तो आवरण फसल बताना है, इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो लोबिया जो है आवरण फसल कहलाती है। ठीक है, ऐसी फसल जो भूमि पर आवरण का कार्य करे तथा उसको हवा और वर्षा क्षरण से बचाने का कार्य करे, उसको क्या कहते हैं? आवरण फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण में लोबिया आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होना चाहिए? तो रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम टेम्परेचर यहाँ पे पूछ रहा है, तो अनुकूलतम टेम्परेचर जो है 16 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर पूछे न्यूनतम टेम्परेचर, तो न्यूनतम आपको याद रखना है 3 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम होता है। उचित टेम्परेचर की बात करें तो उचित टेम्परेचर 21 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अधिकतम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 31 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों वो बी ऑप्शन था, 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा असंगत है? असंगत मतलब इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। एक तरफ फसलों के नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका बीज दर दिया हुआ है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। चने का बीज दर क्या 80 किलोग्राम होता है? जी एकदम राइट है। तिल का बीज दर 4 किलोग्राम होता है, ये भी ठीक है। सरसों का सीड रेट क्या 10 किलोग्राम होता है? ये गलत है। तो असंगत हमको छांटना था, तो सरसों का सीड रेट 10 किलोग्राम नहीं होता है, सरसों का सीड रेट 5 से लेकर 6 किलोग्राम तक होता है, याद रखेंगे। और सूरजमुखी का 12 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राई सरसों, काली सरसों, पीली सरसों, सबका सीड रेट 5 से लेकर 6 किलोग्राम तक होता है, याद रखेंगे। और तारा मीरा का कितना होता है? 6 से 7 किलोग्राम तक होता है। और तोरिया और लाही का 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर आ चुका है 12।
तालिका प्रथम और तालिका द्वितीय से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सूची 1 और सूची 2। एक तरफ फसलों का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ बीमारी का कारक बताना है। तो गेहूं की इसमें से बीमारी कौन सी लगती है ये आपको बताना है। तो गेहूं की बीमारी हो जाएगी निमोसिया इंडिका, निमोसिया इंडिका, ये चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। मक्का की बात करें तो मक्का में हेलमिंथोस्पोरियम लगता है। ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम लगता है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा ये। जबकि टार्किकम लीफ स्टाइल जो है इसको रोग उत्पन्न करता है। और यहाँ पर देखेंगे सोयाबीन, सोयाबीन में कौन सा रोग लगता है, तो सोयाबीन में जो लगता है सर्कोस्पोरा किकुची लगता है। तो यहाँ पर चला जाएगा सेकंड ऑप्शन के साथ, सर्कोस्पोरा किकुची, ये सोयाबीन के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद चना के अंदर बात करें तो एस्कोकाइटा राबी, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा, एस्कोकाइटा राबी, जो कि ब्लाइट रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 3 4 2 1, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। फसल का नाम दिया हुआ, कारक का नाम दिया है, रोग का नाम दिया है। गेहूं का निमोसिया इंडिका ये रोग होता है, और कौन सा रोग उत्पन्न करता है, करनाल बंट। मक्का हेलमिंथोस्पोरियम रोग होता है। ठीक है, कारक किसके कारण, लीफ स्टाइल जो है ये जो है कारक है। ठीक है, रोग का नाम है। उसके बाद सोयाबीन जो है सर्कोस्पोरा किकुची, ये कारक है और रोग का नाम है लीफ स्पॉट। चना का एस्कोकाइटा राबी, जो कि ब्लास्ट रोग है। ठीक है, तो इन सब का ये वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखेंगे इनके द्वारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर फसलों का नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर इसका वानस्पतिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सब लोग जानते हैं, विटिस वेनिफेरा होता है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलियम सेपा होता है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया होता है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और सरसों का क्या होता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस वेनिफेरा, प्याज का होता है एलियम सेपा, मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया और सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इस वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन 2003 में पीजीटी के अंदर दिए गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, फिर एक बार दोबारा देखेंगे, मिलान करेंगे। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 के अंदर दिया हुआ फसलों का नाम, सूची 2 के अंदर प्रति हेक्टेयर उपज। ठीक है, तो कौन सी फसल का प्रति हेक्टेयर उपज कितना होता है ये आपको बताना है। तो गन्ने का उपज देखेंगे तो गन्ने का जो उपज होता है 800 क्विंटल होता है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आलू की उपज जो होती है 200 होता है, 200 क्विंटल, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ। धान की उपज की बात करें तो 50 क्विंटल, याद रखेंगे, सेकेंड ऑप्शन के साथ। और बाजरे का उत्पादन जो है ये होता है 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गन्ने का उपज 800 क्विंटल, आलू का 200 क्विंटल, धान का 50 क्विंटल और बाजरे का 25 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज हमको आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मानव रचित फसल है, टिट्रिकेल, जौ, गेहूं या राई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिट्रिकेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टिट्रिकेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं टिट्रिकेल मानव निर्मित फसल है, सबसे पहले भारत में विकसित किया गया था। टिट्रिकेल को राई और गेहूं, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया था। तो या कभी कभी क्रॉस भी पूछ लेता, तो गेहूं क्रॉस राई याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही कूट का चयन करना है।
एक तरफ फसल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रमुख खरपतवार दिया हुआ है। तो कौन से फसल कौन से खरपतवार से बिलोंग करती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला देखेंगे गेहूँ। गेहूँ का जानते ही हैं प्रमुख खरपतवार कौन सा है, फ्लेरिस माइनर होता है। उसके बाद धान का जो है सावा याद रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। शरद गेहूँ का याद रखेंगे, शरद गेहूँ का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मोथा, ठीक है। मोथा शरद गेहूँ में, गन्ना में होता, सॉरी दोस्तों, शरद गन्ना में मोथा होगा। उसके बाद बरसीम का प्रमुख खरपतवार कौन सा है, कासनी, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर फसल और प्रमुख खरपतवार। गेहूं का जो खरपतवार है बथुआ है, गेहूंसा जिसको फ्लेरिस माइनर कहते हैं, चटनी है हिरनखुरी। धान का मोथा, जंगली धान सांवा और भांगरा कनकनवा। उसके बाद गन्ना की बात करें शरदकालीन सभी रवि खरपतवार जैसे कासनी, दूब, सेंजी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे गन्ना के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए, मक्का, बाजरा, धान, चाय। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं धान, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान एक अधिक जल मांग वाली फसल होती है। फसल उत्पादन के लिए खेत में एक लंबे समय तक इसमें पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसमें पानी रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फसल का नाम दिया हुआ है, एक तरफ बीज दर दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा बताना है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर संकुल मक्का का बीज दर बताना है, तो संकुल मक्का का बीज 18 से 20 किलोग्राम होता है, यहाँ पर ये राइट है। बोनी मटर की बात करें तो 120 से लेकर 125 किलोग्राम यहाँ पर सीड रेट लगता है, तो ये भी सही है, ठीक है। बाकी मटर में बात करें 75 से लेकर 100 किलोग्राम लगता है, यहाँ पर बोनी मटर है तो 120 से 125 किलोग्राम लग जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही है। मूंग की बात करें तो मूंग में 5 से 6 किलोग्राम क्या सीड रेट लगता है, ये यहाँ पर गलत है। मूंग के अंदर सीड रेट जो लगता है वो 12 से लेके 15 किलोग्राम लगेगा, ठीक है। सरसों में 5 से 6 किलोग्राम। इनकरेक्ट पूछा था तो यहाँ पर मूंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 से 6 किलोग्राम सीड रेट नहीं होता, इसमें 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट लगता है। बाकी और सीड रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सीड रेट हैं, जैसे संकुल मक्का की बात करें 18 से 20 किलोग्राम सीड रेट याद रखना है। संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम। मूंग और उड़द की आपको याद रखना है 12 से 15 किलोग्राम खरीफ के लिए, और यहाँ पर जायद के लिए 20 से 25 किलोग्राम याद रखना है। सरसों की सीड रेट 5 से 6 किलोग्राम। मटर का 75 से 100 किलोग्राम। बोनी मटर का 120 से लेकर 125 किलोग्राम। ये सीड रेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको रट डालिए। क्वेश्चन नंबर देखना है 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। और सूची 1 के और सूची 2 में, तो इस सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 के अंदर उस फसल से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे तम्बाकू का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तम्बाकू टॉपिंग की क्रिया किस में होती है, तम्बाकू में होती है, तो ये 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मक्का में टैसनिंग, ठीक है, यहाँ पर 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सनई में क्या किया जाता है, तो रेटिंग की क्रिया सनई में अंदर होती है, ठीक है। और कपास में लिंटिंग की क्रिया कपास से संबंधित है। तो ये सब क्रियाएं आपको याद होनी चाहिए, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पे देखेंगे टॉपिंग की क्रिया किस में होती है, होता क्या है, शीर्ष पुष्पों को अकेले या अन्य शीर्षक पत्तियों के साथ पौधों से हटाना, इसको टॉपिंग के नाम से जानते हैं। ऐसी क्रिया किसमें करते हैं, तम्बाकू के अंदर किया जाता है। तम्बाकू के अंदर पत्तियों की गुणवत्ता और आकार और उन्नत बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। रेटिंग की क्रिया किसमें करते हैं, तो रेटिंग की क्रिया सनई जूट के अंदर किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं मक्के के जो नर पुष्प हैं उनको हम टेसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उनके नर जो पार्ट होते हैं उनको हटाने की क्रिया को
डिटेसलिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है। तो रेशे वाली फसलों का समूह इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशे वाली फसल का समूह हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे सनई, चना आ गया इसमें, मसूर ये भी नहीं है, गेहूँ ये भी नहीं है, सनई, जूट, कपास, फसलें, ये यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेशे वाली फसलें देखेंगे कपास, जूट, सनई है। सरकरा वाली फसलें गन्ना और चुकंदर हो जाएंगी। तिलहन वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर सरसों, अलसी, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, अरंडी, तिल और तोरिया, ये सब तिलहन वाली फसलें हो जाएंगी। लघु धान्य वाली जिसको सिमिलर मिलेट्स कहते हैं, इसमें रागी आ जाएगा, चीना आ जाएगा, सावा, कोदो, काकून, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्रॉप आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करके देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे धान्य फसल कौन सी हो जाएगी। तो धान्य फसल का संबंध कौन सी फसल से है ये आपको बताना है। तो धान्य फसल हमारे यहाँ पर गेहूँ हो जाएगी। चारा वाली फसल सब लोग जानते हैं, चारा वाली फसल लूसन हो जाएगा। उसके बाद दलहन वाली फसल, तो दलहन वाली फसल यहाँ पर अरहर हो जाएगी। और तिलहन वाली फसल तोरिया हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम मिलान कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे धान्य वाली फसलें गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ। और दलहन वाली फसलें सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मोट, ज्वार, लोबिया, चना, मटर, राजमा, खेसारी। ठीक है, चारा वाली फसलें जई है, बरसीम है, लूसन है, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का, दीनानाथ घास, सूडान घास, ये सब चारा वाली फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ढूंढना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। मटर की प्रजाति क्या जय है, अरहर की बहार है, मसूर की गौरव है, या गेहूं की शताब्दी है। तो इसमें से राइट बताना है कौन सा राइट आंसर इसमें से इनकरेक्ट है। तो मटर की प्रजाति जय है, ये करेक्ट है। अरहर की प्रजाति बहार है, ये भी ठीक है। मसूर की प्रजाति गौरव नहीं है। ठीक है, मसूर की प्रजाति गौरव नहीं है, इनकरेक्ट ढूंढना था। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गेहूं की शताब्दी किस्म है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं किस्मों के कुछ नाम दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। मटर की किस्म याद रखेंगे, रचना है, इंद्र है, पूषा, प्रभात, जय, सपना, आदर्श। अरहर की शारदा, लक्ष्मी, बसंत, बहार, प्रभात, उपास, 120, पारस, मुक्ता, ये सब अरहर की वैरायटियाँ हैं। मसूर की बात करेंगे, पूषा, वैभव, शेखर, पंत मसूर, मालवीय, विश्वनाथ, IPL। ठीक, IPL बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, या DL, ये सब वैरायटियाँ मशहूर की हैं। गेहूं की मालवीय याद रखेंगे, सुजाता याद रखेंगे, K307, मगहर, नैना, करण, वंदना, वैशाली, गंगा प्रसाद। ठीक है, ये सब वैरायटियाँ गेहूं की हैं। और यहाँ पर पूछा था पूषा गौरव जो वैरायटी है ये सरसों की है। ठीक है, कीट अवरोधी प्रजाति है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था दोस्तों, यहाँ पर मसूर की वैरायटी गौरव नहीं होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिट्रिकेल निम्नलिखित में से किन दो के बीच में संकरण करके विकसित किया गया है। कितनी बार एग्जामों में आया, बहुत बार एग्जामों में आया। तो यहाँ पर गेहूं और राई दोनों के बीच में क्रॉस करके टिट्रिकेल निकाला गया है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है किसके द्वारा यह विकसित किया गया था। तो रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने 1890 में पहला अंतर्जातीय संकरण क्रॉस करवाया था। ठीक है, गेहूं और राई के बीच में, जिसके परिणाम स्वरूप टिट्रिकेल को विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 आपके स्क्रीन पर है। अब इसमें से बताना है कौन सा किससे संबंध रखता है। तो टेंसियोमीटर का संबंध किससे है, तो नमी से संबंध होता है, तो जानते ही हैं, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। प्रेशर प्लेट का संबंध है फील्ड कैपेसिटी से। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी से इसका संबंध हो जाएगा।
CRI गेहूं की सिंचाई है, तो यहाँ पर ए सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। एरोइंग का संबंध गन्ना से है, तो ये इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों एक बार दोबारा आप लोग रिवीजन कर लेंगे, जाकि आप लोगों को एकदम बढ़िया से याद हो जाए। टेंसियोमीटर का संबंध नमी से, प्रेशर प्लेट का संबंध फील्ड कैपेसिटी से, CRI का संबंध गेहूं से, एरोइंग का संबंध गन्ना से है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2, ठीक है, दोनों को सुमेलित करना है। कपास का संबंध बताना है मक्का का, मूंगफली का, जूट का। तो इसमें से बताइए मिलान करके। तो फर्स्ट का जो कपास का जो संबंध है वो हो जाएगा गिनिंग से। गिनिंग देखेंगे कहाँ है, 3 नंबर पर। उसके बाद मक्का का संबंध किससे हो जाएगा, टेस्लिंग से। ठीक है, तो यहाँ 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। मूंगफली का संबंध पैगिंग से होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद जूट का संबंध रॉटिंग से है, तो यहाँ पर 2nd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। जो हमारा मिलान के थ्रू जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 3 4 1 2 इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। दोबारा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। कपास का संबंध हो जाएगा गिनिंग से, मक्के का हो जाएगा टेस्लिंग से, मूंगफली का संबंध पैगिंग से, जूट का संबंध रॉटिंग से। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न फसलों को उनके खरपतवार नियंत्रण अवधि से मिलाएं तथा उत्तर कोड को चुनें। तो यहाँ पर मिलान करना है। धान सीधे अगर बुआई कर रहे हैं, तो 15 से 20 दिन बुआई के बाद हम खरपतवार नाशी का छिड़काव करेंगे। तो ये 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। धान रोपाई द्वारा, अगर धान हम रोपाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 25 से 30 दिन बाद बुआई के खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद मूंगफली की बात करें तो मूंगफली जो है 20 से 25 दिन बाद बुआई के खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। ठीक है, उड़द बचा है तो उड़द का प्रयोग इसमें खरपतवार नाशी का 15 से 25 दिन बाद करते हैं। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें से निकल कर आएगा वो सी ऑप्शन 1 3 1 4 और 2। ठीक है, इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। दोबारा हम एक बार यहाँ देख लेंगे बढ़िया से। फसल दिया हुआ, क्रांतिक अवधि दी हुई, बुआई के बाद कितने दिनों बाद। धान की सीधी बुआई करके 15 से 20, धान की रोपाई 15 से 40, गेहूं 30 से 45, मक्का 15 से 45, उड़द 15 से 30, चना का याद रखेंगे 30 से 60, सरसों का 15 से 40 और उसके बाद यहाँ पर मूंगफली की ध्यान देंगे 20 से 50 दिन बाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फसल की कटाई किस परिपक्वता पर की जा सकती है। शारीरिक क्रियात्मक परिपक्वता, फलों की परिपक्वता, फसल सूखने पर या फलों के गिरने पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फसल के सूखने पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फसल की कटाई फसल के सूखने पर की जाती है जब उसमें नमी 10 से 12% रह जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं देखना है। फसल का नाम दिया हुआ है और बीज दर दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। धान का सीड रेट 30 से 40 किलोग्राम रहता है, एकदम सही है। बाजरे का सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम, ये भी ठीक है। मूंगफली का सीड रेट 80 से 100 किलोग्राम, ये भी ठीक है। सूरजमुखी का सीड रेट 30 से 40 किलोग्राम, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी का जो सीड रेट लगता है दोस्तों वो लगता है 8 से लेकर 10 किलोग्राम। ठीक है, 8 से लेके 10 किलोग्राम सीड रेट लगता है। यहाँ पर सीड रेट देख लेंगे, धान का 30 से 50, बाजरे का 4 से 5, मूंगफली का 80 से 100 किलोग्राम फैलने वाले के लिए है, और यहाँ पर गुच्छों वाले के लिए 100 से 120। सूरजमुखी का 8 से 10 किलोग्राम सीड रेट लगेगा प्रति हेक्टर। गेहूं का 100 से 125 किलोग्राम, सरसों का 5 से 6 किलोग्राम। ये सीड रेट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 के अंदर फैमिली का नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर फसलों का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान कर लेते हैं। अब देखेंगे U4BAC फैमिली है, ये कौन से क्रॉप से बिलोंग करेगी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कसावा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे अम्बेली फेरी, इसका संबंध किससे है, तो अम्बेली फेरी फैमिली का संबंध हो जाएगा सैलरी से। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद यहाँ देखेंगे कंपोजिटी का संबंध हो जाएगा सलाद से। ठीक है, एक के साथ चला जाएगा। उसके बाद पोएसी का संबंध बेबी कॉर्न से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। यहाँ देख लेंगे सूची 1 हमारी एकदम सही है, 3 4 1 2, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे U4BAC फैमिली में कसावा आता है और टोपियोका आता है। अम्बेली फेरी फैमिली में सैलरी, धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, गाजर, हींग। ठीक है, ये सब अम्बेली फेरी फैमिली में आ जाएंगे। कंपोजिटी की बात करेंगे तो इसके अंदर सलाद आता है। पोएसी की बात करेंगे तो बेबी कॉर्न आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब फैमिलियाँ आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1994-95 में भारतवर्ष में अनाजों का कुल उत्पादन कितना हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1994-95 में जो भारतवर्ष में अनाजों का कुल उत्पादन हुआ था वो हुआ था 191.1 मिलियन टन। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 191.1 मिलियन टन। अगर यही बात करें 2019 और 20 में, तो 2019-20 में जो उत्पादन हुआ था 291.95 मिलियन टन। याद रखेंगे। अगर वर्तमान का पूछे 2021-22 का, तो 2021-22 का आपको याद रखना है 307.31 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधिक पीएच मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो अधिक पीएच मान वाली भूमि बताना कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। मटर को उगाते हैं, जौ को, ज्वार को या बाजरा को, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जौ को उगाया जाता है। ठीक है, जौ और चुकंदर ऐसी क्रॉप हैं दो हाईएस्ट पीएच मान पर हम इसको उगा सकते हैं। तो याद रखेंगे जौ और चुकंदर को, दोनों को अधिक पीएच वाली भूमियों में हम उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं देखना है। फसल का नाम दिया हुआ, बीज दर दिया हुआ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो गेहूं का क्या सीड रेट कितना लगता है, तो ये आपको बताना है। तो गेहूं का सीड रेट 100 किलोग्राम एकदम ठीक है। उड़द का सीड रेट 20 किलोग्राम, ये भी ठीक है, 20 से 22 किलोग्राम लगता है। मक्का का सीड रेट 18 से 20, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन सरसों का यहाँ पर सीड रेट 20 किलोग्राम दिया है, जबकि होता है 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, 5 किलोग्राम मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो हमारा इनकरेक्ट पूछा था, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। फसल का नाम दिया हुआ, प्रजाति का नाम दिया हुआ है। तो क्या सरसों की प्रजाति बसंती है, ये आपको बताना है। तो ये एकदम ठीक है, सरसों की प्रजाति जो बसंती है। मूंगफली की प्रजाति चंद्रा है, ये भी ठीक है। ठीक है, और उसके बाद मसूर की प्रजाति मलिका है, ये भी ठीक है। अरहर की प्रजाति नीलम है, ये गलत है। नीलम जो है प्रजाति ये हो जाएगी अलसी की। ठीक है, अलसी और आम की नीलम। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धान का सबसे अधिक उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर, आपको बताना है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, नहरों में सिंचाई की सुविधा होती है, या प्रफुल्लन के समय और बाद में धूप मिलती है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। सभी के सभी दशाएं होनी चाहिए उत्पादन के लिए, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम शाम को रोज़ाना 8 बजे लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। टीए एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी जो जल्द ही आने वाली है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के बीच में 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मिलेट फसल का उदाहरण है। इसमें से बताना मिलेट फसल का उदाहरण कौन सा है। जूट है, बाजरा है, गन्ना है या जौ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा एक प्रकार की मिलेट क्रॉप्स है, ठीक है, याद रखेंगे। मिलेट फसल का उदाहरण सबसे अच्छा बाजरा है। बाजरे का अगर सीड रेट पूछे तो प्रति हेक्टेयर बीज दर 5 किलोग्राम प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। इसमें सूखा सहने की क्षमता जो है सिलिका नामक पोषक तत्व के कारण होती है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, सूखा सहन करने की क्षमता बाजरे में इसके कारण होती है, जो सिलिका नामक पोषक तत्व पाया जाता है उसके कारण इसमें सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। एक तरफ दिया हुआ फसलों का नाम, दूसरी तरफ दिया है उत्तर प्रदेश में पकने की समयावधि, दिनों में आपको बताना है। अगेती अरहर क्या 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगेती अरहर है तो 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यहाँ पर इनकरेक्ट हमको ढूंढना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तोरिया की फसल क्या 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तोरिया की फसल 120 दिन में नहीं पककर तैयार होती है, ये 80 से 85 दिन या 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 80 से 85 दिन में या 90 दिन तक ये तैयार होती है। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुसुम की फसल 170 दिन में पकती है और ग्रीष्मकालीन मूंग 65 दिन में। तो यहाँ पर राइट आंसर था दोस्तों वो बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए प्रश्न विकल्प बी को सुमेलित नहीं है। तोरिया की फसल जो है 80 से 85 दिन या 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आज के प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोएंड्री किन पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है प्रोटोएंड्री किन पौधों में पाई जाती है। बाजरा में, ज्वार में, मक्का, चुकंदर या जई में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मक्का चुकंदर के अंदर देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में नए क्लास लेके उपस्थित होते हैं। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।